ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू भारद्वाज एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था मेटल नॉन मेटल्स में। हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स हमने पूरा पूरा एंटायरली डिस्कस कर लिया था। उसका मैं लिंक आपको उसमें दूंगा, आपके नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उसमें जाके आप उसको एक बार व्यू कर लेना। अब हम आगे चलते हैं। हम कुछ पॉइंट्स थे मेटल्स के, उन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं जिससे जो कि हमारे कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट रहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि भाई सोडियम जो है वो सॉफ्ट है, जबकि अदर मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। इसी तरीके से जो आपका डायमंड है जो कि एक नॉन मेटल है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, जबकि वो सॉफ्ट होना चाहिए। टेक्निकली हम कहते हैं कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट क्या होता है डायमंड आपका बहुत हार्ड होता है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स के हम यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सिर्फ आपका मर्क्यूरी, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर कैसे होते हैं सारे के सारे, वो सब सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सिर्फ एक मर्क्यूरी ही एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो आपका सॉफ्ट होता है और रादर वी कैन से लिक्विड होता है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? तो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ मर्क्यूरी के अलावा बाकी सारे सारे आपके कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, यानी कि वो सॉलिड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ पे जो थर्मोमीटर होता है, वो थर्मोमीटर कैसा होता है आपका? वो मर्क्यूरी उसके अंदर फिल होता है। उस मर्क्यूरी की वजह से आप उसको आसानी से देख पाते हो, जो वो आपका टेम्परेचर को बता रहा होता है कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ऑल मेटल्स आर, अब देखो हमने पढ़े हैं कि सारे सारे जो मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि हर एक मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। एक्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एक्सेप्शनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सेप्ट हमारा क्या है? एक तो इसमें सीजियम है और दूसरा हमारा कौन सा होता है इसमें? गैलियम। तो आपका गैलियम और सीजियम, सिर्फ ये आपके दो ऐसे मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, और इतने लो होते हैं कि अगर आप इनको अपनी फिंगर्स पे, आप अपने पाम पे रख लोगे, अपनी इस पे हाथों पे रख लोगे, तो वहीं से ही वो मेल्ट हो जाएंगे। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना नीचे होता है, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, यहाँ पे अब हम अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे? कार्बन। तो कार्बन, ये मैंने आपको बताया अभी इंट्रोडक्शन में ही, कार्बन इज नॉन मेटल। अब जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके कुछ एलोट्रॉप्स मिलते हैं। कुछ कैसे मिलते हैं? एलोट्रॉप्स। वो द कार्बन इज नॉन मेटल और विच फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो कार्बन जो है नॉन मेटल है, लेकिन वो हमें डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, जो कहलाते हैं आपके एलोट्रॉप। अब देखो एलोट्रॉप्स, ये हमारा एक अलग से टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका चैप्टर नंबर 4 में कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन के हम एलोट्रॉप्स के बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे। रादर वी कैन से कि हम उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो कार्बन जो है हमारा वो, जैसे कि आपका डायमंड, एक इसमें है आपका डायमंड और एक ग्रेफाइट। एक और भी है, लेकिन वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी वो चल ही रहा है। तो हमने दो पढ़ लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। अभी हम आगे पॉइंट और भी डिस्कस कर रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप इसको कैसे भी, जैसा आपको अपना कन्वीनियंट लगे उस तरीके से कर लेना, और हम इसके आगे पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट क्या है कि जो आपके एल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, या लिथियम है, वो सारे सारे क्या होते हैं? वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और वो इजीली नाइफ से कट हो जाते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एल्कलाई मेटल्स आर so soft that
दे कैन बी कट बाय नाइफ। ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप इसको चाहो तो आप इसको एक चाकू से आराम से इनको काट सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं पे कुछ चीजें और ज्यादा एम्फेसिस होना चाहिए तो प्लीज डोंट हेजिटेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। साइंस और मैथ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। मैंने मैथ की वीडियो भी डाले हुए हैं, अगर आपको ये चीज अच्छी लगे तो जाके आप मैथ की वीडियो भी जाके देखना, आप उनको भी इंजॉय करोगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए आपके एक्सेप्शनल एलिमेंट्स के बारे में कि जो मेटल्स थे उनकी अलग प्रॉपर्टी थी, नॉन मेटल्स थे उनकी हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। जैसे कि मैं इसको क्विकली रिवाइज करवाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जैसे कार्बन है, जो कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एलोट्रोप, अगर आप बात करो डायमंड की, आपने डायमंड देखा होगा, डायमंड इज वेरी हार्ड। अदर हैंड जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आप सोडियम है, वो एल्केलाई मेटल है, तो वो टेक्निकली हम कहते हैं कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड नहीं चाहिए, लेकिन मेटल यहाँ पे कैसे होते हैं, ये वाले मेटल जो है वो सॉफ्ट है। ठीक है, चलिए तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमारे पास हम अलग टॉपिक पे चल रहे हैं। वो नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एनोडाइजिंग, एनोडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट मोमेंट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एनोडाइजिंग। देखो बेटा इसको बताने का पर्पज सिर्फ यही है कि इसको यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमने पहले वाले मेटल वाले टॉपिक में, ये मेटल वाले टॉपिक का ही पार्ट है। बट क्योंकि एग्जाम में ये नाम से ही आएगी व्हाट इज एनोडाइजिंग या व्हाट इज एनोडाइजेशन, तो यू शुड नो कि एनोडाइजेशन क्या होता है। ये क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ थिक लेयर। हम एक बहुत ही मोटी लेयर बनाएंगे, ठीक है, ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की एक मोटी लेयर बनाएंगे जिससे कि वो फर्दर क्या करे, कोरोड ना हो, उसमें फर्दर कोई परेशानी ना हो, उसमें जंग लगे। तो एल्युमिनियम, एक्चुअल में एल्युमिनियम करेगा क्या, एल्युमिनियम व्हेन एक्सपोज्ड, जब हम उसको कहाँ रखेंगे, जब हम उसको मॉइस्चर में रखेंगे या फिर उसको बाहर कहीं छोड़ देंगे, व्हेन एल्युमिनियम एक्सपोज्ड it forms a thick layer of aluminium oxide। तो वहां पे वो एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर को तैयार कर लेता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजेशन। और इसका फायदा क्या होता है कि फर्दर आपके मेटल्स को, फर्दर आपके एल्युमिनियम को फर्दर कोरोड नहीं होने देगा। समझ में आ गया होगा। बट फिर भी स्ट्रांगली आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू विद योर एनसीईआरटी बुक एज वेल। वहां पे दे रखा है पॉइंट को, ये आपने यहाँ पे देख लिया होगा। एक बार उसको जाकर पढ़ के देखोगे, आपको वर्ड बाय वर्ड बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, स्टिल अगर लगता है कुछ जरूरत है तो डोंट हेजिटेट। चलिए, तो ये हमने पहले एनोडाइजेशन। ठीक है, चलो अगर हम इसकी बात करें आगे से, अगर आप बुक में जाकर रेफर करोगे तो क्या होता है, ड्यूरिंग एनोडाइजेशन, एक्चुअल एनोडाइजेशन में होगा क्या, एक क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल, हम एक क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल को लेंगे और क्या करेंगे, उसको हम बना देंगे एनोड पे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। किसके साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ठीक है, तो क्या होगा, वहां से O2 इवॉल्व हो जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी एट एनोड, कहाँ चली जाएगी, एनोड पे चली जाएगी, एंड रिएक्ट विद एल्युमिनियम, वो एल्युमिनियम से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेगी, एंड थिक लेयर ऑफ द प्रोटेक्टेड ऑक्साइड लेयर। ठीक है, तो यही पॉइंट था, इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट लिख दिया है यहाँ पे, बट आप रेफर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी रहेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अगर आप एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा, आपका अगला टॉपिक क्या है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अभी हम उसको पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखो, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ने के लिए डायरेक्टली मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, या हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अब कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट।
इसके लिए ना पहले हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम का। सोडियम क्या है, एक मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर है 11। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि यही चीज इस चैप्टर की समझने वाली है। बाकी तो थ्योरी है, लड़कियों तो आराम से रट भी लेती हैं, बच्चे जो बॉयज हैं वो थोड़ा दिमाग लगा कर भी लेते हैं। बात आता है टेक्निकल पार्ट की। टेक्निकल पार्ट में बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पास सोडियम है, इसका आटोमोस में ये कितना है 281, यानी कि इसकी टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, है ना। तो इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Na इजिकल टू Na प्लस और प्लस E माइनस। इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। उसी तरीके से मैं एक नॉन मेटल को ले लेता हूं, यहाँ पे क्लोरीन को। इसके आटोमोस में 17 है, 287। आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल 9th क्लास में। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट चाहता है अपने आटोमोस में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो इसका तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, दूसरे वाले को दे देगा, क्योंकि इसको एक की कमी है। ये देखो, थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो हर एक एटम चाहता है अपने आप को कंप्लीट ऑक्टेट करना। जिसके पास फालतू है वो उसको दे देगा, जिसके पास कम है वो उससे ले लेगा। ये नेचर का रूल भी हो सकता है कि भाई अगर आपके पास पैसे फालतू होंगे तो आप सोचोगे भाई आप किसी गरीब आदमी की मदद कर दो। बिल्कुल इसी तरीके से ये गरीब है और ये अमीर है, इसके पास फालतू, इसके पास कमी है, तो इसने यहाँ से इसको लिया और इसने इसको दे दिया। बट नॉर्मली आजकल ऐसा होता ही नहीं है। बट हम आइडियल कंडीशन की बात करें, कोई अच्छा इंसान होगा तो वो ये चीज कोशिश करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम ऐसे एग्जाम्पल रिलेट करेंगे तो आपके दिमाग में लंबे समय तक ये चीजें रहेंगी, आप मतलब अच्छे से इनको रख पाओगे। तो इसके पास एक ही कमी है, तो ये करेगा यहाँ पे, ये क्लोरीन है, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये क्या बना देगा आपका 2Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बन गया सोडियम आयन और ये बन गया आपका क्लोरीन आयन। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। अगर मैंने इसको इक्वेशन 1 माना हुआ है, इसको इक्वेशन 2 माना हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ने पे आपका क्या बन जाएगा, इनको हमने जोड़ दिया तो आपका क्या बन जाएगा, Na से बन गया आपका NaCl, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट हो गए तो हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी, Na, इसके पास मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये Cl है, इसके पास हम ऐसे दिखाते हैं 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, एक ही कमी है, तो ये जंप होकर यहाँ पे आ गया और आपका क्या बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा आपका वहां पे Na दिखाते हैं इस तरीके से और आपका Cl बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पे NaCl। इसको भी हम यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे आ गया, तो ये डॉट दिखा दिया। तो इसका तो मामला पूरा है, इसका तो ऑक्टेट पूरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहिए थे 8 तो इसने इसको दे दिया, तो यहाँ पे आपका आ गया NaCl। तो इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के लूज करने पे, इलेक्ट्रॉन के गेन करने पे, जो बॉन्ड फॉर्म होता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द आयंस और द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द वी कैन से द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड फॉर्म बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, कैसे बनता है ये। बच्चों अगर कुछ करना हो तो इसको वीडियो को पॉज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो कैसे बनता है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नेगेटिव और पॉजिटिव आयन। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कि ये तो लूज करने वाला है और ये गेन करने वाला है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन करने पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, आयनिक बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन के और गेन करने पे और लूज करने पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। चलिए, ये हमारा पॉइंट हो गया, हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड मैंने आपको बता दिया आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। आयनिक बॉन्ड ये बन गया, और इससे बनने वाले जो कंपाउंड होंगे, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड। जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उन कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों,
कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं चल रही वैसे यहाँ पे, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा एम्फेसिस होना चाहिए तो मोस्ट वेलकम फॉर दैट। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। इसको हम रफ कर लेते हैं, सारा रफ कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो नॉन आयनिक बॉन्ड की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो अगर हम आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं जैसे कि, तो पहले इसकी क्या होती है, फिजिकल नेचर। पहला पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, फिजिकल नेचर। सो नॉर्मली जो आयनिक बॉन्ड से बनने वाले जो आपके कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं वो, हार्ड मतलब कि सॉलिड होते हैं इन नेचर। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये एक आयनिक बॉन्ड से बनने वाले बॉन्ड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। जैसे इनके होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है, और जब इनकी रिएक्शन होगी तो इट कैन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स से के बॉन्ड बन रहे हैं, तो इनसे हम बनने वाली जो रिएक्शन होगी उसके अंदर काफी ज्यादा हीट भी इवॉल्व हो सकती है। ठीक है, ओके, अब आता है सॉल्युबिलिटी, कि ये सॉल्युबिलिटी की कैसी होती है। अब देखो, सॉल्युबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हम बोलते हैं कि वाटर सॉल्युबल और एक हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि आपका ऑर्गेनिक चीजों में ये सॉल्युबल है नहीं है, जैसे अल्कोहल है आपका उन सब में। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आयनिक जो आपके होते हैं, क्योंकि आयन से बने होते हैं और वाटर भी क्या है आपका, अगर आप उसके अंदर डालते हो तो वो आयंस में बदल जाता है, तो ये वाटर सॉल्युबल होंगे। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आपका अल्कोहल वगैरह है उसमें सॉल्युबल नहीं होंगे। तो बच्चों आई एम श्योर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं करेगा, तो आप कितनी आंसर दोगे, हाँ सर ये करेगा कंडक्ट, क्योंकि इसके अंदर आयंस है ना। लेकिन ये जो सॉलिड स्टेट में होगा, जब ये सॉलिड होगा, सॉलिड का मतलब अगर क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। ये कंडक्ट सिर्फ करेगा तब अगर ये मॉल्टन स्टेट में होगा। कैसी स्टेट में होगा ये, अगर ये मॉल्टन स्टेट में होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, अदरवाइज जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके कंडक्ट नहीं करते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में डाल देना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चलो बच्चों, ये भी एक छोटा सा टॉपिक था यहाँ पे। अब हम आपका जो मेन टॉपिक है वो है आपका मेटल्स के बारे में, कि भाई अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इंटरेस्टिंग सी चीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, सो अभी हम पढ़ने वाले हैं अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में। ठीक है, तो देखो नॉर्मली आपने देखा होगा बड़े बड़े मतलब अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्योंकि 6, 7, 8 में भी हम पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में। तो हम माइंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कोयल माइन होती है, ऐसे ही हम मेटल्स को भी माइंस के अंदर से निकालते हैं, हम माइंस से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मेटल्स। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आपको मेटल जो नेचर के अंदर मिलते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, बहुत लंबे समय तक वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पड़े होने की वजह से वो रिएक्शन कर लेते हैं। तो वो ऐसे नहीं होते कि आपने उसको खोदा, आपने उसको माइन किया, आपको डायरेक्टली मिल गया। तो मेटल जो होते हैं उनको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उनको हमें निकालना पड़ता है, और उसको निकालने के हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे किसके अंदर, अकरेंस ऑफ मेटल के अंदर। तो पहला पॉइंट होगा आपका मिनरल्स क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स का मतलब क्या होता है हमारा, कि द एलिमेंट और कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड फाउंड इन नेचर। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो हमें फाउंड इन नेचर, मतलब नेचर के अंदर मिलते हैं, सो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। द एलिमेंट और कंपाउंड फाउंड इन द नेचर इन द अर्थ क्रस्ट, ऐसा लिख सकते हैं इसको, अर्थ क्रस्ट नेचुरली, जो हमने कहीं पे अपने जमीन को खोदा, वहां पे जाके आपको मिल गया,
तो उसको हम बोलेंगे मिनरल। क्या बोलेंगे उसको? मिनरल। ठीक है। अब मिनरल के अंदर दूसरा टर्म आएगा ओर। तो जैसे आपने कहीं पे खुदाई करी, आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेटल है, तो उस पर्टिकुलर मेटल के मिलने की जहां पे चांसेस है, मतलब वो जो आपका एक तरीके से गड्ढा आपको मिल गया, उस गड्ढे को आप बोलोगे भाई ये मिनरल है। मिनरल मतलब यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपको मेटल्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसी पॉसिबिलिटी में अगर आप उसको प्रॉफिटेबली निकाल सको, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। अगर आपने मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दिया, जितने का मेटल नहीं निकला उससे ज्यादा का आपने वहां पे अपना अमाउंट मनी खर्च कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे वहां पे, क्या बोलेंगे उसको? ओर। प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हैव हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, यानी कि वहां पे मेटल के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, वो भी प्रॉफिटेबली, तो उसको हम बोलेंगे ओर। क्या बोलेंगे उसको हम? ओर, यानी कि उस जगह को, है ना। सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन एट हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। पर्टिकुलर टाइप के मेटल्स हमें मिलते हैं और उन मेटल्स को अगर हम अच्छी तरीके से निकाल पाते हैं उस जगह से प्रॉफिटेबली, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक सा आइडिया कि भाई हमने बेसिक टर्म्स पढ़ लिए। आपसे अगर आप जाओ किसी के पास में, वो पूछेगा भाई आप ओर्स क्या होते हैं, आप पूछेगा आपसे कि मिनरल्स क्या होते हैं, तो आप मिनरल्स बोलोगे। मिनरल्स का मतलब वो है कि जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, नेचुरली मिल रहे हैं, हमने उसमें कुछ भी काम नहीं किया। ओर्स का मतलब क्या होगा कि भाई आपने कहीं पे खुदाई कर रही है, आपको लगा कि यहाँ पे बहुत सारा एल्युमिनियम मिल सकता है, तो वो कहलाएगा ओर ऑफ एल्युमिनियम, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे एल्युमिनियम के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, बात में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे चैप्टर का वो आता है कि मेटल्स आप नेचर से निकालो कैसे, या मेटल जो होते हैं आपको किस तरीके से मिलते हैं और आप उनको किस तरीके से प्योर फॉर्म में लेके आओ। चलिए, तो उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज, पढ़ी थी वहां पे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कुछ मेटल जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। कुछ मेटल्स कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव। और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं। कुछ मेटल जो होते हैं आप उनको कहते हो कि भाई ये मेटल तो रिएक्शन करते ही नहीं। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने बोला हाईली रिएक्टिव, फिर हमने बोला मिडिल रिएक्टिव। मिडिल का मतलब है कि ना तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे और ना ही वो बहुत कम रिएक्टिव होंगे, वो बीच में होंगे। ठीक है। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट ये वाला हो गया, सेकंड ये वाला हो गया, थर्ड वाला फिर क्या हो गया? बिल्कुल जो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, लो इन रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, ये लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा हमारा इसमें क्या आता है? पोटेशियम आता है, और क्या आता है? सोडियम आता है, और क्या आता है आपका इसमें? कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये आपके 5 मेटल्स हैं जिनको हम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। क्या बोलते हैं इनको? हाईली रिएक्टिव मेटल। और दूसरे वाले होते हैं आपका, जैसे कि इस वाले में आपका जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है और कॉपर होता है। ये आपके आ गए मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। और जो बिल्कुल हम कह सकते हैं बिल्कुल ज्यादा कुछ करते ही नहीं है नेचर के अंदर, बस पड़े रहते हैं, किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है, तो जैसे आपका गोल्ड है या सिल्वर है ना, या प्लेटिनम है। तो ये भी आपका सीरीज में, लेकिन हम इनके बारे में बात करते नहीं है क्योंकि इनको हम आसानी से कर लेते हैं। तो ये तो आपका मिलते हैं हमेशा नेटिव नेचर में, नेटिव स्टेट में ही, है ना। ये आपको कैसे मिलेंगे? हमेशा नेटिव स्टेट में। और ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि ये आपको कभी नेचर के अंदर मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते ही नहीं है, समझ आ रही है। और ये आपको मिलेंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर कैसे फॉर्म में? कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में, है ना। कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे और सल्फाइड के फॉर्म में। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हमने मेटल्स को क्लासिफाई कर दिया कि मेटल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक मेटल वो जो आपका होगा बहुत ज्यादा रिएक्टिव, एक मेटल वो जो आपका होगा लो रिएक्टिव, और एक मेटल वो होगा जो आपका
सबसे कम रिएक्टिव होगा और एक होगा जो आपका बिल्कुल बीचों बीच है, ना वो बहुत ज्यादा कम है ना वो बहुत ज्यादा है। तो हमें सबसे ज्यादा मेहनत जो करनी पड़ेगी एक्सट्रैक्शन में वो मिडिल वालों के लिए ही करनी पड़ेगी, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं तीनों को अलग अलग कैसे कैसे इनको हम वो करेंगे, इनको हम प्योरीफाई कैसे करेंगे, इनको प्योर फॉर्म में लेके कैसे आएंगे। ठीक है, देखो एक छोटी सी यहाँ पे एक टेबल है, अगर वो आपने टेबल ही समझ ली तो समझ लो आपका आधा काम तो खत्म ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने टेबल समझ ली तो वो आधा काम आपका खत्म हो जाएगा। मैं उस टेबल को ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। चलिए बच्चों उसको हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ओर। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, ओर। ओर का मतलब हमने वो जगह फाइंड कर ली जहां पे हमें मेटल के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अब उस ओर से हम पहले बनाएंगे आपका कंसंट्रेशन कि भाई इस ओर में इस तरह के मेटल के मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब कि हमें बड़ी अच्छी अमाउंट में मेटल मिल चुका है या मिलने के चांसेस है। अब यहां से तीन पार्ट हो सकते हैं हमारे पास। एक तो हाईली रिएक्टिव होगा, एक लो रिएक्टिव होगा। उसी चीज को मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपका क्या होगा, मिडिल में होगा, मिडिल रिएक्टिव। अगर आपको हाईली रिएक्टिव मेटल मिलता है, जैसे कि आपको सोडियम मिलता है, पोटेशियम वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो इनका हम करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करेंगे इनका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन मेटल। यानी कि आपको मेटल को मेल्ट करना है, फिर आप उसके अंदर करंट पास करा दोगे। करंट पास करते ही वो कैथोड एनोड पे जाके अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि मेटल आपका क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाली कैथोड पे चला जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपकी ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि भाई हमने अभी अभी आपको बताया कि या तो मिलेगा ये कार्बोनेट फॉर्म में, क्या मिलेगा ये कार्बोनेट फॉर्म में, या मिलेगा ये सल्फाइड फॉर्म में। अब अगर ये कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, देखो यहीं पे आपको समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर, ये जो बात का जो पार्ट रह गया है। अगर ये मिल रहा है आपको कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में और है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप यहाँ करो कैल्सिनेशन। एक प्रोसेस आएगी जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है, अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर आप कार्बोनेट को क्या करोगे, स्ट्रांगली हीट कर दोगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका रोस्टिंग। क्या हो जाएगा आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या, सल्फाइड ओर को अलग करने के लिए हमने एक मेथड यूज किया, उसको हमने नाम दिया रोस्टिंग। और रोस्टिंग से हमें मिल जाएगा मेटल का ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जब हमें ऑक्साइड मिल चुका है तो हम इसको किसी भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को लेके हम इसको वहां से रिड्यूस कर लेंगे। बात समझ आ रही है भाई। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको यहाँ पे क्या ले लिया, एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, इसका रिडक्शन कर दिया, और रिडक्शन कर दिया हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल मिल गया। क्या मिल गया, प्योर मेटल। तो ये इसका रिडक्शन होकर क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मेटल मिल गया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही, और आई एम श्योर आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि साइंस जी इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट। फन के लिए होती है साइंस। अगर आप उसको एंजॉय करोगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर आपको बर्डन महसूस करोगे तो फिर आपको बिल्कुल ही मजा आने वाला नहीं है। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा इसको एंजॉय करोगे। हाँ यार, ये चीजें चल रही हैं तो इसको हम थोड़ा सा रिलेट करना है हमें कि हाँ कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कि सल्फाइड मिलता तो हम इसको काम को करते, अगर हमें वो मिला तो हम इसको इस काम को करेंगे। ठीक है, अभी लो रिएक्टिव वाले हैं तो ये तो ज्यादा रिएक्टिव होते ही नहीं, जैसे इनका नाम ही बता रहा है कि भाई ये तो कुछ काम के हैं नहीं, बस ये पड़े मिलेंगे आपको नेचर के अंदर से। आपको करना क्या होगा, इनके अंदर छोटी मोटी इंप्योरिटी होगी, सल्फाइड की इंप्योरिटी होगी मेनली। तो हम क्या करेंगे, इसके सल्फाइड और मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, सल्फाइड और। अब सल्फाइड और को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आप वहां से इसको रिड्यूस कर सकते हो आसानी से। कैसे, रोस्टिंग का मेथड यूज कर लोगे, रोस्टिंग से क्या कर लोगे आप, रोस्टिंग हो गई उसकी, तो फिर यहाँ पे आप उसको ऑक्सीडाइज कर लोगे। ऑक्सीडाइज करके आप उसको फिर क्या कर लोगे, आप आराम से मेटल कर लोगे। मेटल से फिर आपकी रिफाइनिंग हो जाएगी। ये मेटल आ गया, और अभी ये मेटल में कुछ कमी होगी तो आप इसको रिफाइन कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो देखो कितनी मजेदार चीज आ गई यहाँ पे कि हाईली रिएक्टिव है, मिडिल रिएक्टिव है और लो रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव वाले को हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है तो ऑटोमेटिकली कैथोड एनोड पर भाग जाएंगे अपना आप ही। इनमें दिक्कत आती है, ये हमारे मिडिल क्लास यानी हमारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास आदमी होते हैं,
जैसे अभी मोदी ने गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च किया गरीब आदमियों के लिए, अमीरों के लिए लॉन्च कर दिया, बहुत बड़ा पैकेज लॉन्च कर दिया, मतलब गरीबों को मिल रहा है, अमीरों को मिल रहा है, बट मिडिल क्लास वालों को कुछ नहीं मिल रहा है। बात समझ आ रही है? तो यू कैन रिलेट दैट थिंग विद दिस टॉपिक कि भाई मिडिल क्लास, मिडिल रिएक्शन वाले जो होते हैं वो मिलेंगे सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, तो इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक वी डू। आपकी फैमिली वाले भी मिडिल क्लास में होंगे या हायर वाले होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लोअर वाले होंगे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो कैल्सिनेशन हो जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड को हमने रिड्यूस कर लिया, एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन है। कार्बन एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है नॉर्मल मेटल्स को सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए। ठीक है, चलो हम इन तीनों चीजों को अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, बहुत ही कुछ अच्छा आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल रोकना नहीं है, वीडियो को खत्म नहीं करना, काटना नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें चालू करेंगे। ठीक है, अभी हम पहले पढ़ेंगे यहाँ पे हाईली रिएक्टिव वालों को, इसको पढ़ेंगे यहाँ पे हाईली रिएक्टिव वालों को। चलिए वेट करो, स्टार्ट करते हैं इसको आगे। चलो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल्स को जो आपके टॉप में है रिएक्टिविटी सीरीज में। मैंने आपको पहले बताया कि जो टॉप में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनको हम सिर्फ क्या करते हैं कि वो पहली बात तो वैसे नॉर्मल मिलते नहीं है, अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे नहीं, वो हमें किसी न किसी सॉल्ट के फॉर्म में मिलेंगे, क्लोराइड के फॉर्म में मिलेंगे या किसी और स्टेट में मिलेंगे। तो उस और स्टेट वाले को हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे जो मेटल होता है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो नेगेटिव पे जाके कलेक्ट हो जाएगा, है ना। जो दूसरा वाला आपका सॉल्ट होगा वो आपका पॉजिटिव पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं पहले वाले को। तो सबसे पहली बात जो है हमारी वो क्या रहती है कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपका टॉप हो गई रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हम उनको कैसे करेंगे, उनको हम सीधा हम उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनको नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से हम अलग नहीं कर पाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा देखो एग्जाम में, इसीलिए कि वाई वी कैन नॉट रिड्यूस दीज मेटल्स, यानी कि आपके पास कोई मेटल मिल गया सोडियम NaCl है, अब ये इस स्टेट में है, और आप अगर इसमें कार्बन को लिखते हो रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से, तो कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कार्बन, क्योंकि ये खुद इतनी ज्यादा एफिनिटी होती है इनकी ना, हैज हाई एफिनिटी टूवर्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ये खुद ही ज्यादा इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ऑक्सीजन की तरफ कि ये कार्बन को ऑक्सीजन लेने नहीं देंगे, ये ऑटोमेटिक खुद ही ऑक्सीजन को ले लेंगे। ये ध्यान रखना, ये भी एक नंबर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई दीज हाई रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस बाय द कार्बन। वो कार्बन से रिड्यूस क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि उनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा और आप बहुत अच्छे स्कोर भी करोगे साइंस के में। क्योंकि मेरे प्रीवियस जो क्लासेस थी उन्होंने ऑलमोस्ट 95, 98, 99 मार्क्स तक भी स्कोर किए थे। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको ये बेसिक सी चीजें फॉलो करनी है। ये पॉइंट टू पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट आप इसको कहीं ना कहीं लिखते रहो, बट ध्यान से करना सारा काम। ठीक है, तो ये हाई एफिनिटी होती है, इसलिए इसको नहीं कर पाते, तो इसलिए हम इसको किससे कर पाते हैं? हम इनको करते हैं किससे? अपने इलेक्ट्रोलाइसिस वाले मेथड से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिपॉजिटेड एट कैथोड। वो कहां चले जाएंगे? आपके कैथोड पे चले जाएंगे। कैथोड का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज रॉड, नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास चला जाएगा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। और जो आपका मेटल का दूसरा पार्ट जो होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था NaCl का, तो Na वाला पार्ट तो चला गया यहाँ पे, और जो Cl वाला हो जाएगा हम इसको बोलते हैं क्लोराइड डिपॉजिटेड एट एनोड। एनोड का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। तो वो कहां जाके कलेक्ट हो जाएगा? आपका पॉजिटिवली चार्ज उस पर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें, क्योंकि देखो अगर आप बात करो कैथोड पे, तो ये आपको थोड़ा सा देखो एग्जाम में बहुत ज्यादा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो ध्यान रखना, केमिस्ट्री में आपको हमेशा चीजें रिएक्शन से ही दिखानी है कि रिएक्शन से क्या होगी, या आप इसका डायग्राम बनाकर दिखा दो, अपने डायग्राम बनाकर दिखा दिया, तो इसमें जरूरत नहीं डायग्राम बनाने की। बट अगर आप मोस्टली क्वेश्चन में अगर डायग्राम बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे, तो वो बहुत ज्यादा ही इंप्रेसिव होगा, वो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इधर कैथोड पे क्या होगा, हमने ये इसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और ये क्या बन गया? आपका Na बन गया।
हमें मिल गया कैथोड पे ये, ठीक है। और एनोड पे क्या हो जाएगा आपका, एनोड पे क्या आपका क्लोराइड है, तो क्लोराइड ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2Cl माइनस है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा आपका Cl2 बना देगा और यहाँ पे 2E माइनस कर देगा, इस तरीके से इसको फ्री कर देगा, तो ये चला गया एनोड पे। और इस तरीके से फिर ये कैथोड का, कैथोड से हम इसको अलग कर लेते हैं। तो ये देखो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। देखो दिक्कत सिर्फ, मैंने फिर वही बोला कि दिक्कत आती है सिर्फ मिडिल वालों के साथ में। हाई वाले लो वाले दोनों या तो बहुत ज्यादा काम करते हैं या बिल्कुल काम नहीं करते। तो जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं वो ऐसे कर लेते हैं, जो बिल्कुल काम नहीं करेंगे उनको हम नॉर्मल मेथड से अलग कर देंगे। वी विल डिस्कस दें, ठीक है। तो ये होगा आपका हाई रिएक्टिव वाले। अब हम पढ़ते हैं कौन से पढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मिडिल वाले को। किसको पढ़ेंगे, मिडिल वाले को। चलिए मिडिल वाले डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जो मिडिल में होंगे, मिडिल इन दी रिएक्टिविटी सीरीज, ये बहुत ही इजी है, बस आपके ध्यान की बात है, आपकी कंसंट्रेशन की बात है कि आपकी कंसंट्रेशन कैसी रहती है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो मिडिल में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, वो एक्चुअल में कैसे सेपरेट होते हैं। सबसे पहले हम उनके मिडिल वालों को, हम उनको जैसे मैंने आपको दो प्रोसेस का नाम बताए थे। एक प्रोसेस का नाम क्या था आपका, क्या था वहां पे, कैल्सिनेशन, और दूसरे का नाम क्या था वहां पे, रोस्टिंग। तो अगर आपको कोई भी मेटल मिल रहा है, वो अगर आपको सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है, वो सल्फाइड के फॉर्म में, तो वहां पे आप करोगे रोस्टिंग। क्या करोगे वहां पे आप, रोस्टिंग। और अगर आपको मिल रहा है वो कार्बोनेट के फॉर्म में, तो वहां पे आप करोगे वहां पे उसका कैल्सिनेशन। ये दोनों टर्म जो बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। या तो आपको 3 नंबर में आ जाएगा तो पूरा डिटेल पूछेगा, रिएक्शन पूछेगा। 1 नंबर में आएगा तो सीधा डिफरेंस पूछ लेगा, भाई रोस्टिंग क्या होती है, कैल्सिनेशन क्या होती है। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ व्हाइल राइटिंग इन दी बोर्ड एग्जाम, है ना। बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने के लिए बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, ऐसी नॉर्मल आपसे काम नहीं चलने वाला। चलिए तो स्टार्ट करें हम यहाँ पे इसको, मिडिल वालों को। तो अगर हम मिडिल वालों की बात करेंगे सबसे पहले, तो हम बात करेंगे कि दो प्रोसेस हम मिलेंगी नॉर्मली दे फाउंड इन कार्बोनेट फॉर्म और सल्फाइड फॉर्म। तो अगर वो या तो मिलेंगे हमें कार्बोनेट के फॉर्म में या हमें मिलेंगे सल्फाइड के फॉर्म में। तो अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहे हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, कैल्सिनेशन। अब देखो कैल्सिनेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैल्सिनेशन से क्या होगा, आपका कोई भी जो मेटल होगा ना, पहले हम उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ऑक्साइड के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने से आपका फायदा ये होगा कि आप उनको बहुत इजीली किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से साफ कर लोगे, अलग कर लोगे, जो कि आप नॉर्मल कार्बोनेट को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो कैसे होगा इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने पहले कैल्सिनेशन की बात कर ली, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमें कोई मेटल मिल गया। पहले इस प्रोसेस का नाम ले लें, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मेटल कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट करते हैं इनको, मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। यानी कि किसी भी मेटल का उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, किसमें, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। अगर आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, कैल्सिनेशन, ठीक है। अब कैसे होगा, चलो हम पहले बात करें कैल्सिनेशन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया, बट हीट किया लिमिटेड सप्लाई में। ध्यान रखना इस टर्म को, क्योंकि बच्चे इसी टर्म को भूल जाते हैं कि लिमिटेड सप्लाई में इसको हमें गर्म करना है। तो गर्म करते में क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिंक ऑक्साइड में, है ना। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, जिंक ऑक्साइड में। और वहां पे आपकी क्या निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये फिजिकल स्टेट में यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दिखानी बहुत जरूरी होती है। अब देखो ये वाला पार्ट हमें मिल गया, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को अगर हम क्या करें, यहाँ पे हमें रिड्यूस करना हो, तो हम इसको, जिंक ऑक्साइड है, इसको कोई भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, हमने कार्बन ले लिया। तो कार्बन क्या करेगा, इसको जिंक को अलग कर देगा और प्लस CO बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, है ना। तो ये
बहुत ही इजी प्रोसेस थी। यहाँ पे हमने इसको सॉलिड ले ली, ये भी आपका क्योंकि सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको, इसको आप ले लोगे तो क्या बन गया, जिंक सल्फाइड बन गया और यहाँ पे आपकी गैस निकल गई। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी कैल्सिनेशन, जहां पे आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर एक जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लोगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। बच्चों बहुत ही इजी थी मेरे हिसाब से, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड यू टू गिव मोर एक्स्ट्रा टाइम, गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू दीज टॉपिक्स। आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम इन टॉपिक्स को देना पड़ेगा, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा आता है आपका रोस्टिंग। दूसरा क्या आता है आपका रोस्टिंग। अब इसी प्रोसेस को अगर हमने क्या कर दिया, एक्सेस ऑफ एयर में कर दिया, यानी कि अगर आपको कोई मेटल मिलता है किस फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, अगर आपको कोई मेटल मिलता है सल्फाइड के फॉर्म में, तो क्या करोगे, इन एक्सेस एयर द मेटल सल्फाइड converted into the metal oxide। मेटल सल्फाइड होगा वो आपका इसकी एक्सेस ऑफ एयर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मेटल के ऑक्साइड में। ऑक्साइड से फिर हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। ध्यान रखना इस टर्म को कि हमें सिर्फ ऑक्साइड में लेके आना, ऑक्साइड से फिर उसको आसानी से कार्बन की हेल्प से रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोसेस का क्या नाम देंगे, जैसे हमने जिंक सल्फाइड ले लिया यहाँ पे, इसके 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं यहाँ पे, और इसको हमने कर लिया 3O2। ठीक है, गरम किया, इसको यहाँ पे हीट लगा दिया। गरम करने पे क्या होगा, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे क्या निकल जाएगी, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक है, क्या निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को हम क्या कर लेंगे, जिंक ऑक्साइड है, इसको हमने कर लेंगे कार्बन ले लिया, तो क्या बन गया आपका, जिंक बन गया प्लस CO निकल जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले टर्म में हम यूज कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके इसके बारे में कि एक टर्म का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन, इससे ऑक्सीजन निकल गई तो इसका रिडक्शन हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसको मिल गई तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ आ रही है बच्चों? तो चीजों को अगर आप पकड़ के रखोगे, यानी कि फर्स्ट चैप्टर की चीजों को अपने दिमाग में रखोगे तो आपको थर्ड चैप्टर में काम आ रही है, सेकंड चैप्टर की चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपको थर्ड में काम आ रही है। तो हर एक चीज कहीं ना कहीं काम आने वाली है इस पूरे उसमें, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। जो बच्चे बहुत मेहनत करने वाले हैं उनके लिए तो बहुत इजी बात रहेगी, लेकिन जो बच्चे मजे लेने वाले हैं, मतलब कि वो सिर्फ रैंडमली पढ़ते हैं एग्जाम के टाइम पे, तो उनकी थोड़ी समस्या आ सकती है, तो थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, तो रोस्टिंग कैल्सिनेशन हो गया। यहाँ पे एक टर्म आता है कि हम सिर्फ कार्बन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम किसी और चीज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए रिडक्शन के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं रिडक्शन के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि उससे हमें रिएक्टिव मेटल चाहिए होगा। जैसे कि आपका आयरन है, तो हमें आयरन से एक रिएक्टिव मेटल लेना पड़ेगा उसको रिड्यूस करने के लिए। ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को रिड्यूस करने के लिए हमें उससे कोई रिड्यूसिंग एजेंट और उससे स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगी। आपने पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कि रिएक्टिविटी सीरीज काम कैसे करती है, कि अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव कोई एलिमेंट आएगा वो ही उसको रिड्यूस कर पाएगा, वरना वो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम एक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो इसको देखो, मैं इसको तो आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आती है नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि थर्माइट रिएक्शन क्या होती है। तो थर्माइट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, वो रिएक्शन जो हम कोई डिस्प्लेसमेंट की वो रिएक्शन जिसके अंदर हम एल्युमिनियम को और आयरन को लेते हैं। कैसे करते हैं इसमें, मैं इसके लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया Fe2O3, ठीक है, ये आपका सॉलिड रहेगा यहाँ पे, और मैंने इसको आपको एल्युमिनियम ले लिया क्योंकि एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा एक्टिव है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन ये जो रिएक्शन हो जाएगी ये काफी कैसी होती है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी कि बहुत सारी अमाउंट में हीट को रिलीज करेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि इस रिएक्शन को हम नाम से थर्माइट रिएक्शन, और जिसका इस्तेमाल हम कहाँ पे कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। और देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर हम वो रेलवे के जो होते हैं ट्रैक वगैरह, उनको क्रैक्स वगैरह को भरने के काम आते हैं, या फिर उनको वेल्ड करने के काम आते हैं। तो ये वेल्डिंग के इस्तेमाल में भी आती है, इसमें इस्तेमाल आती है
वेल्डिंग में भी। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक चीज रह गई कि जो मेटल्स हैं लो रिएक्टिविटी सीरीज में और जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे हैं, बहुत नीचे। तो नीचे वाले मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ आपको क्या मिलते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं। मेनली क्या होते हैं इनके अंदर, ये सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। तो जैसे हमने बात कर ली एग्जांपल के तौर पे, एक आपका वो है सिनेबार। सिनेबार का मतलब क्या है, मरकरी का ओर है ये। इस मरकरी के ओर में हम क्या, ये हमें किस में मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा बेसिकली। तो इस सल्फाइड के फॉर्म में मिलने वाले मेटल को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। हम पहले इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, रोस्टिंग वाली मेथड इसमें हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रोस्टिंग का मतलब क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में हो जाएगी, तो ये इसको रिप्लेस कर देगी और क्या बन जाएगा आपका Hg अलग हो जाएगा। और ये लिक्विड है, ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे बन गया। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड आपका बन जाता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी है आपका, वो है आपका कॉपर सल्फाइड। अगर आप Cu2S को ले लो तो Cu2S को भी आप इसी तरीके से यहाँ पे अलग कर सकते हो। Cu2S है आपका और आपने Cu2O से इसको ले लिया, तो क्या कर लेगा वो, वहां से यहाँ पे अलग कर देगा इसको, और आपका क्या बन गया, Cu बन जाएगा और प्लस आपकी एडिशन बन जाएगी, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, आप इसके सल्फाइड से इसको आप अलग भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों बात समझ आ रही है। यहाँ पे अगर आपके पास ये मरकरी मिल गया यहाँ पे, बेसिकली मरकरी का अगर आपको ऑक्साइड वो मिल गया है, तो आप इसको अलग कर सकते हो आसानी से। ठीक है, जैसे ये मरकरी था, यहाँ पे Hg लिया आपने, यहाँ पे Fe2 आ गया, तो यहाँ पे पहले बनेगा मरकरी का ऑक्साइड, HgO बनेगा। क्या बनेगा, HgO। अब इस HgO को हम फर्दर क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हीट। सिर्फ हीट करने से आपका जो HgO है वो हीट करने से अलग हो जाएगा, सिर्फ आपका Hg आ जाएगा, है ना, अलग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और आपकी ऑक्सीजन गैस जो आपको शुरू में मिली थी वो आपके अलग है। मैं अलग से बता रहा हूँ, वैसे इसको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो मरकरी का जो आपका ओर है उसको सिर्फ आप क्या करोगे, गर्म करोगे, रोस्टिंग करोगे इसकी, तो HgO बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इसको आप फर्दर गर्म करोगे तो ये वहां से उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई ऐसी चीज आई नहीं जो आपको समझ में ना आई हो, बट स्टिल आपको लगता है कि हाँ, कोई चीज आपको समझनी है अलग से, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज डिस्कस करने वाली है, सो वी कैन डू दैट। ओके, चलिए, तो ये भी हमारा हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं किसमें, अब आप सिर्फ एक अलग से हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। क्या, सिर्फ ये ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर का लास्ट चल रहा है, चैप्टर के लास्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोरोजन के बारे में। कि भाई इतना कुछ हमने पढ़ लिया, तो हम पहले क्या पढ़ लेते हैं, कोरोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और रह गई इसमें, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। एक चीज हमारे पास इसमें क्या रह गई है कि ये जो जितना भी हमने मेटल एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो मेटल जो है अभी तक वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब 99% आता है, इसलिए मैं उस चीज को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि जो मेटल आपको मिला, उस मेटल से आपको प्योर मेटल लेना है। तो आप उसको प्योर मेटल लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। अभी जो आपको मिल चुका है वो मेटल तो है, लेकिन उसके अंदर अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज होने के चांसेस है। तो हम क्या करते हैं, एक मेथड इसको करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या करते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और ये बहुत ही इजी है। इजी कैसे, कि अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं यहाँ पे, इस तरीके से आपके यहाँ पे दो वो है, एक पतली सी स्ट्रिप है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, जो आपका इम्प्योर मेटल होगा वो तो हो जाएगा एनोड पे। ये आपका क्या है, एनोड है, और यहाँ से हमने इसके अंदर बिजली का जुगाड़ करा हुआ है। ये इस तरीके से स्विच भी लगा लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। हमने कोई ऐसा सॉल्ट वगैरह भरा हुआ है कि जो जिसके अंदर ये इसको कंडक्ट करने में हेल्प करे, क्योंकि हमने पढ़ा वहाँ पे, अगर आपको याद हो, कि बिना इलेक्ट्रोलाइट्स के ये कंडक्ट नहीं करेगा।
तो कैथोड जो होगा इसके अंदर क्या होगा, ये इम्प्योर मेटल होगा। क्या होगा, ये इम्प्योर मेटल। और ये पतली सी स्ट्रिप जो है ये आपकी क्या है, कैथोड। और ये आपका प्योर मेटल यहाँ पे होगा। तो जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इससे कुछ अमाउंट में जो मेटल होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब जितना मेटल यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो उतना ही मेटल यहाँ चला जाएगा। ठीक है। अब जो वैसी इम्प्योरिटीज है जो वाटर सॉल्युबल है, जो सॉल्ट, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्युबल है, वो तो वहीं रह जाएगी। और जो कुछ वैसी भारी इम्प्योरिटीज होंगी इनसॉल्युबल वाली, वो यहाँ आ जाएंगी, जिनको हम बोलते हैं एनोड मड। और प्योर मेटल को हम यहाँ से फिर सेपरेट कर लेंगे, कैथोड से उसको हम अलग कर लेंगे। ये प्रोसेस कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, अगर आपको चाहते इसको लिखना है तो आप इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हो कि भाई आपको कैसे बनाना है। आपको कैथोड पे, एनोड पे लेना है इम्प्योर मेटल, और कैथोड पे लेना है आपको प्योर मेटल। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से यहाँ से जो ये मेटल होगा ये आएगा आपका सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्ट के अंदर, इसके अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आएगा। इलेक्ट्रोलाइट से वो चला जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे, और कैथोड से फिर उसको हम अलग कर लेंगे। यही प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है। चलिए मैं इस प्रोसेस को लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आप चाहते हो तो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इम्प्योर मेटल इज, हम क्या करेंगे यहाँ पे, मेड अप ऑफ एनोड एंड ए स्मॉल स्ट्रिप मेड अप ऑफ कैथोड। यानी कि जो प्योर मेटल होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज आपको अलग लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद से अपनी बनाई हुई लैंग्वेज पे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जो मेटल है प्योर, एम्प्योर वाला, वो एनोड पे होगा, और जो प्योर वाला मेटल होगा वो हो जाएगा कैथोड पे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ही आप इसमें करंट पास करोगे, ऑन पासिंग दी करंट, तो क्या हो जाएगा कि मेटल डिसॉल्व, क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, इन सॉल्यूशन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मेटल रीच टू कैथोड। जितना ये यहाँ से नीचे जाएगा उतनी ही इक्वल अमाउंट में क्या हो जाएगा, वहां पे आपका उतना ही लिक्विड आपको मिल जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। जितना आपका अमाउंट वहां से डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन के अंदर गया, उतना ही सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, वो आपके कैथोड पे आ जाएगा। ठीक है। अब कैथोड से फिर हमें क्या करना है यहाँ पे, अब जैसे, अब देखो बस इतना पॉइंट आप लिखना था कि इम्प्योरिटीज विल रिमेन इन सॉल्यूशन। इम्प्योरिटीज होंगी वो तो सॉल्यूशन में रह जाएंगी, और जो सॉल्युबल है वो वाली, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होंगी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो आपकी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी, रिमेन ऑन दी बॉटम। और कहाँ पे चली जाएगी वो, उसके बॉटम पे जाके जमा हो जाएगी, जिनको हम बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं उसको हम, एनोड और मड, उसको हम बोलते हैं एनोड मड। यानी कि वो मिट्टी जो आपकी इस पे हो गई, इस पे जाके जमा हो गई। ठीक है। चलिए अब हम, ये वाला टॉपिक कवर हो गया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हर 100% है। ये आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन ये है, ये आपका 100% क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी एक पॉइंट रह गया जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं उसको, कोरोजन। लेकिन आपने फर्स्ट चैप्टर क्लास में पढ़ा हो कोरोजन के बारे में, तो इतना कुछ हमें पढ़ना नहीं, बट हमें जैसे आपके कुछ मेटल्स हैं, मैं उनके बारे में लिखना यहाँ पे। आयरन का तो आपको पता ही है कि अगर आप आयरन को एक्सपोज कर दोगे मॉइस्चर में तो उसके अंदर रस्ट लग जाएगी। और आपका जैसे सिल्वर के मेटल होते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स, वो कुछ दिनों में काले पड़ जाते हैं, है ना। सिल्वर के आर्टिकल जो होते हैं वो कुछ काले पड़ जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ, क्या होती है वहां पे, जो आपकी सल्फर की जो इम्प्योरिटीज होती है ना, एयर के अंदर क्या होगा, सल्फर होगा, बिकॉज ऑफ दी, बिकॉज दे रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म, क्या बनाते हैं वहां पे, सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाते हैं वो, सिल्वर सल्फाइड की एक कवर बना लेते हैं उसके ऊपर।
जो कि ब्लैक कलर की होती है। अगर हम ऐसे दूसरे हम उसकी बात करें तो दूसरा वाला हमारा क्या होता है, जैसे हमने बात की कॉपर की, तो कॉपर जो होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा कॉपर रिएक्ट करता है CO2 के साथ में, और क्या बना लेगा वो, वहां पे कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा। क्या बना लेगा, फॉर्म कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट जो होगा वो क्या कर देगा, उसको कैसे कलर का बन जाएगा, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा। कैसे कलर में जाएगा वो, ग्रीनिश कलर में। तो आपने देखा होगा जो आपके घर के अंदर मम्मी के या दादी के जो पुराने कुछ आइटम पड़े होंगे, उनकी कुछ ज्वेलरीज वगैरह होंगी कॉपर की, या कुछ पुराना आइटम होगा, तो या कुछ आपके यूटेंसिल्स होंगे पुराने कॉपर की, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने CO2 के साथ में रिएक्शन कर ली। और कॉपर का तो और आपको पता ही है उसके बारे में, आयरन के बारे में, तो आपका रस्टिंग होता है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि हमें इसको बचाना कैसे है। पॉइंट आता है हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग में मेन कुछ पॉइंट आपको पता होगा, भैया आपने उसको ऑयलिंग कर दी, पेंटिंग कर दी, ग्रीसिंग कर दी, साफ रखा, उसको मॉइस्चर प्रूफ रखा, कंटेनर में रखा, वो चिप्स वगैरह का आपने एग्जाम्पल रखे होंगे, बहुत सारे पड़े होंगे। लेकिन कुछ जो पॉइंट है, जैसे कि एक आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन है वहां पे, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। और दूसरा क्या है, एलॉइंग। ये 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका मेटल है उस मेटल के ऊपर आप एक कवर बना दोगे किसी अदर मेटल का, जो आपका फर्दर जो है वो उसको नहीं होने देगा, रस्ट नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए यूज करा जाता है, ये आयरन, और किसके लिए यूज करते हैं इसको, स्टील के लिए, है ना, आयरन स्टील के लिए। और करेंगे क्या इसमें, हम इसके ऊपर एक जिंक की लेयर बना देंगे। क्या बना देंगे यहाँ पे, मेकिंग ए लेयर ऑफ जिंक। जिंक की एक लेयर बनाने की वजह से क्या होगा, वो वहां पे आराम से उसको फर्दर कोरोड नहीं होने देगा। अब एलॉय जो होता है, एलॉय की डेफिनेशन क्या है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और नॉन मेटल्स। ये एक बहुत ही कामयाब तरीका है, ये बहुत ही एक नायाब, कामयाब और एक जबरदस्त तरीका है किस काम के लिए, क्योंकि देखो नॉर्मल मेटल जो होते हैं, जैसे कि आपका आयरन है, तो जो नॉर्मल आयरन जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर कुछ हल्की अमाउंट में कोई और अदर मेटल को डाल दोगे तो बहुत ही क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी जैसे हमारा एग्जांपल क्या, हमने इसके आयरन के साथ में निकल को मिक्स कर दिया, आयरन और प्लस निकल, तो क्या बन जाएगा, आपका मेटल बन जाएगा, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, है ना। निकल और क्रोमियम, हमने 3 चीज मिला ली और हमारे पास क्या बन गया, स्टेनलेस स्टील बन गई। क्या बन गई, स्टेनलेस स्टील, जो कि आप बहुत ज्यादा आपके डेली लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं, जो आपके घरों में बर्तन हैं उनमें लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। मोस्टली आपके क्या है, वो सारे के सारे स्टेनलेस स्टील है। तो बच्चों ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने वाला है मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आई रिक्वेस्ट यू डोंट हेजिटेट, कहीं पे भी आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो गए तो पेशेंस के साथ आप वीडियो को देख सकते हो। पॉज करो, एनसीईआरटी को रेफर करो, फिर पॉज करो, फिर देखो, या आपको उसको जरूरत भी नहीं है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो आपको एनसीईआरटी को रेफर करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी आंख खोल के जो चीज मैंने पढ़ाई सिर्फ उसको आप लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, आपका पूरा चैप्टर तैयार। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलॉय। क्या हो गया यहाँ पे, ये एलॉय खत्म हो गया, गैल्वेनाइजेशन खत्म हो गया यहाँ पे। और जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एमलगम। एमलगम क्या होता है, एमलगम का मतलब क्या होगा कि आप कोई एक मेटल बना रहे हो, कोई एक एलॉय बना रहे हो, उसमें अगर मिक्स है क्या, विद मर्क्यूरी। अगर आप मर्क्यूरी के साथ में किसी मेटल के एक एलॉय बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एमलगम। ठीक है बच्चों, लास्ट में आके एक टॉपिक है आयरन पिलर। आजकल आपने देखा होगा, गूगल पे भी दिखाते हैं कि आयरन पिलर जो है उसको लोग बाहर से देखने के लिए आ रहे हैं। मतलब वो इंडियन मेटलर्जी का एक नायाब नमूना है। नायाब नमूना क्यों है कि उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उसको हजारों साल, मतलब काफी साल हो गई, 400-500 साल हो गई है, बट अभी भी, या और ज्यादा लंबा टाइम हो गया वो, ऐसा सन मैंने याद नहीं करी हुई है,
काफी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन स्टिल उसके अंदर वो कोरोड नहीं हो रहा, उसके अंदर जंग नहीं लग रही है। यानी कि उसको इस तरीके से अलॉय किया हुआ है कि हमने काफी सारे हमने उसमें केमिकल्स को लिया हुआ है। वो केमिकल्स यानी रादर वी कैन से द मेटल्स, हमने मेटल्स लिए हुए हैं जिनकी वजह से वो फर्दर कोरोड नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है और आई एम श्योर वीडियो लंबी रही होगी, लेकिन आपने इंजॉय किया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो प्लीज डोंट हेजिटेट। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी ना भूलें। वो फ्रेंड्स जो आपके नोन हैं, जिनको आप चाहते हो कि उनको भी बेनिफिट मिले एक अच्छी वीडियो को देखने का। ठीक है बच्चों, thank you so much once again for watching this entire video. Enjoy your day and have a great day ahead. Bye bye.